नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। बिलासपुर में लगाया गया लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। लगातार मामलों में कमी आने की वजह से कोरोना की चैन बिलासपुर में टूटती हुई नजर आती है। जिले में अब 100 से भी कम मरीज सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग सेंटरों में भी लोग अब कम ही नजर आते हैं। टेस्टिंग सेंटर में कम लोगों की पहुंच से स्वास्थ्य विभाग भी अब राहत की सांस लेता हुआ नजर आता है और टेस्टिंग के काम में लगे कर्मचारी भी हम खुश नजर आने लगे हैं। तो लॉकडाउन से कोरोना की कमर अब धीरे धीरे टूटने लगी है। जिले में 100 से भी कम मामले अब सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग सेंटरों में भी लोग अब कम नजर आते हैं। लॉकडाउन खुलने की वजह से केसेस कम हो गए हैं और 24 घंटा होने के कारण अब पब्लिक समझती है कि आराम से भी हो सकता है टेस्ट, इसलिए भीड़ काफ़ी कम हो गया है और इक्का दुक्का आके टेस्ट कराते तो भी अपना टारगेट जैसे कि 60-70 है पहुँच ही जाता है धीरे धीरे ओपीडी में। तो दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? दिन भर में 100 लोग तो आ ही जाते हैं कम से कम। अच्छा, मामले कम मिल रहे हैं? हाँ, मामले कम मिल रहे हैं और इक्का दुक्का 5 तो आ ही जाते हैं। नाम बताएंगे? नाम बताइए। सवाल कोई तो टेस्टिंग सेंटरों में अब लोग कम नजर आने लगे हैं। लॉकडाउन से कोरोना की कमर अब टूटती हुई नजर आती है। पहले जहां पर भीड़ लगी रहती थी, लोग कतारों में लगातार खड़े रहते थे पूरे दिन, वहां पर अब गिने चुने लोग ही टेस्टिंग सेंटरों में भी पहुंच रहे हैं। और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं पूरे जिले के अंदर, तो वहां पर 100 से भी कम आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। मतलब 250 में अभी आंकड़ा आ चुका है और इससे वहाँ के स्थानीय प्रशासन भी काफ़ी खुश है। अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अब उनको लग रहा है कि जिस तरह की मेहनत उन्होंने बिलासपुर जिले में की है अब वो सार्थक होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग स्वस्थ हो रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ लोग रिकवर करते हैं और साथ ही लोगों के अंदर भी अब डर खत्म हो रहा है कि टेस्टिंग कराने से कोई नुकसान नहीं है। अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है जिसमें कोरोना के लक्षण हो तो वो तुरंत सेंटर में आते हैं और टेस्टिंग कराते हैं। बिलासपुर में एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जिले में पूरी तरह से सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए हैं और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। तीसरी बार जिले में वैक्सीनेशन का कार्य बंद हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक ये वैक्सीनेशन का काम और भी बंद रहने वाला है। तो जिले में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। सभी सेंटरों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक ये सेंटर बंद रहेंगे। 18 से 44 वाली अभी वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, ख़त्म हो गई है। वो 1-2 दिन में आ जाएगी, उसके बाद उनको लगना शुरू हो जाएगी। अभी 45 से 60 ईयर्स वाले को लग रहा है सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज लग सेंटर पर लग रहा है। तो जिले में कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुकी है। सभी सेंटरों को यहां पर बंद किया गया है क्योंकि अब टीका उपलब्ध नहीं है। जल्द ही इसकी खेप मंगाई गई है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अगले 3 दिन तक वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद रखा जाएगा। यहां पर अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वहीं राजनांदगांव में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी पार्षद दल ने विद्युत मंडल का घेराव किया और व्यवस्था सुधारने की सख्त हिदायत दी है। वहीं जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधारने पर तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी और कोरोना काल के बीच हर 1-2 घंटे में 5 से 10 मिनट के लिए अघोषित बिजली काटी जा रही है। इसके चलते जनता परेशान हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उग्र आंदोलन कर अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा। वहीं विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता आर.के. गोस्वामी ने कहा कि जल्द ही व्यवस्था सुधार ली जाएगी। तो बिजली कटौती से जनता बेहद परेशान है। बीजेपी पार्षद दल ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया है। व्यवस्था नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। वहीं विद्युत मंडल में फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया जाता है। ऐसे में जनता अपनी शिकायत जनप्रतिनिधियों को ही कर रही है। नारेबाजी करते हुए भाजपा पार्षद दल ने बार बार बिजली बंद करने को लेकर इसे राजनीतिक साजिश बताया है और बदलापुर की राजनीति करने की बात कही है। बिजली हाफ नहीं। जो पार्षद दल ने ज्ञापन सौंपने आया था बिजली समस्या को लेकर, अघोषित बिजली कटौती को लेकर, क्या कहना है? देखिए, पार्षदों ने अपनी बात रखा है। उनके जितनी भी समस्याओं का मैं परीक्षण कर रहा हूँ। और रही बात विद्युत कटौती, तो विद्युत कटौती तो यहाँ से की नहीं जा रही है। एक्चुअल में मेंटेनेंस, जो प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता है, उस दौरान हम 2 घंटा 3 घंटा बंद करके मेंटेनेंस करते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं है। कोविड के चलते मेंटेनेंस में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी,
मगर अब समय को देखते हुए हम 5-5 मिनट की लाइन को इंटर कनेक्शन करके वो लाइन को विद्युत सप्लाई करके मेंटेनेंस किया जा रहा है। कल से हम लोग एक मन बना लिए थे कि अभी जिस प्रकार शहर में लगातार लाइट बंद हो रहे हैं, कोई एक वार्ड नहीं, पूरे शहर में सभी तरह मेंटेनेंस के नाम से हर 5 मिनट फिर 5 मिनट फिर 5 मिनट ऐसे करके कम से कम 6-7 बार, कभी सुबह कभी दोपहर कभी रात तक कभी भी लाइट बंद करते थे। गर्मी चल रही है और अभी सबको मालूम है कोरोना महामारी सब जूझ रहे हैं, गर्मी से हताश परेशान है जनता, उसके बाद भी मेंटेनेंस के नाम से जो लाइट बंद करते थे इसके घोर विरोध के आज पूरे लोग इकट्ठे हुए। भाजपा पार्षद है, भाजपा कार्यकर्ता है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हाफिज खान जुड़े हुए हैं। तो हाफिज, क्या ये अघोषित बिजली कटौती हर साल होती है या इस साल इस तरह की अव्यवस्था देखने को सामने आई है? जी मैं बता दूं, ये केवल अभी ही इस महीने देखने में सामने आ रही है। विगत 15 साल की अगर बात की जाए तो इस तरह से बिजली कटौती यहाँ पर नहीं हो रही थी। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के मरीज जो है वो अस्पतालों में है, इसके बावजूद राजनांदगांव शहर की बिजली जो है कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती है। एक तरह से कहा जाए कि अघोषित बिजली कटौती हो रही है और जो अधिकारी हैं विद्युत विभाग के वो फोन नहीं उठाते हैं और जो ग्राहकों को जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। कई बार फोन रिसीव नहीं होता है तो कई बार फोन इंगेज कर दिया जाता है जानबूझकर। तो इस तरह की परेशानी लगातार सामने आ रही है और जो जनता है वो नेताओं को शिकायत कर रही है क्योंकि विद्युत विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस वजह से आज जो जनप्रतिनिधि थे भारतीय जनता पार्टी के, वो विद्युत मंडल का घेराव करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी जल्द से जल्द तो तोड़फोड़ तक वो वहां ऑफिस में करेंगे और अधिकारियों को बंधक बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हाफिज और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। वहीं जांजगीर चांपा जिले के हरेठी कला में उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन बोदेश्वर चंद्रा ने रासायनिक खाद के अवैध भंडारण और परिवहन का लगातार ये काम कर रहा था, जिसकी शिकायत पर तत्काल नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर पीडीएस दुकान में भारी मात्रा में रासायनिक खाद को बरामद भी किया लिया है। वहीं सेल्समैन को दस्तावेज देने को कहा गया है। पीडीएस संचालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया है। इसको देखते हुए 600 बोरी रासायनिक खाद और एक वाहन को जब्त किया गया है। तो जांजगीर चांपा में एक अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। भारी मात्रा में अवैध रासायनिक खाद को बरामद किया गया है। मौके से एक वाहन को भी सीज किया गया है और पीडीएस की दुकानदार के खिलाफ यहां पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जैसा कि मुझे सूचना मिला कि अवैध रूप से परिवहन करते हुए खाद डंप किया जा रहा है हरेठी कला ग्राम में, तो मौके पर आकर जांच किया गया संयुक्त दल के द्वारा, जिसमें कृषि विभाग के हमारे पुलिस कर्मचारी और सीओ साहब भी थे। वहां पर मौके पर पाया गया कि इनके द्वारा कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखाया गया है डंप के मामले में, तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए ट्रक एवं खाद की जब्ती की गई। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमंत जुड़े हुए हैं। तो हेमंत, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये पीडीएस का एक तरह से दुकानदार था, इसके पास लाइसेंस रहा होगा, जो सामान्य राशन रहा होगा उसको बांटने का, तो खाद का भंडारण फिर इसने कैसे कर लिया? जी बताना चाहूंगा, पूरा मामला जांजगीर जिले के जजयपुर ब्लॉक का है, हटेली गांव का। उचित मूल्य की दुकान पर बुद्धेश्वर साहू द्वारा रासायनिक खाद का अवैध परिवहन कर रहे थे। सबसे ज्यादा अवैध परिवहन हमारे जांजगीर जिला क्षेत्र में ही होता है। पीडीएस की दुकान के नाम से यहाँ चावल वगैरह बांटना रहता है, लेकिन ये लोग खाद वगैरह का भी अवैध रूप से मतलब भंडारण कर उसको छुपे रूप से बेचा भी जाता है, जिसमें नायब तहसीलदार की टीम ने कार्रवाई की है इसमें। जी, तो इसके बाद क्या इसके पहले भी इसकी कोई शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते ये अपना अवैध कारोबार यहाँ पर करता रहा? यहाँ तो शिकायत हर प्राय पर जितने भी जांजगीर चांपा जिले क्षेत्र में शिकायत होते ही रहता है। अगर अचानक कहीं किसी भी उच्च अधिकारी के पास निर्देश जाते हैं तभी वहाँ से शिकायत पर कार्रवाई होती है, अन्यथा लेन देन कर रफा दफा मामले को कर दिया जाता है। जी ठीक है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जांजगीर चांपा से एक और खबर है, वो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं। जांजगीर चांपा में प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने बीज और खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। धान की जगह दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना काल में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में विलंब और कार्य के प्रति कोताही बरतने की कार्रवाई की गई। निर्माण एजेंसी आरईएस के सब इंजीनियर रविशंकर सोनी का वेतन रोकने और एसडीओ आर के महेश्वरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
तो प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। बीज और खाद का पर्याप्त भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या बड़ा अपडेट आया, अधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जी, बताना चाहूंगा कि प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन के द्वारा कलेक्टर सभागृह में बैठक लिया गया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है और क्षेत्र के मांग के अनुरूप बीज और खाद्य पदार्थ भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। धान के स्थान पर तिलहन और खेती के प्रोत्साहन करने के निर्देश दिए हैं। RIS के सब इंजीनियर को दो दिन का वेतन रोका गया है और SDO को कार्य बताओ नोटिस जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत, और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बेमेतरा जिला इस समय कोरोना संक्रमण की चपेट में है। ऐसी स्थिति में किसान नेता योगेश तिवारी कोरोना से पीड़ित लोगों की और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा शुरू की गई है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और भाप यंत्र निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं प्राइम न्यूज संवाददाता योगेश सिंह ने किसान नेता योगेश तिवारी से खास बातचीत भी की है। कोरोना महामारी के चलते जहां बड़े नेता दुबके बैठे हुए हैं, वहीं अगर देखें तो पिछले लॉकडाउन में देखें तो स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव में लगाकर लोगों को स्वास्थ्य शिविर के द्वारा उनको लाभ दिलाया। उसके बाद अगर देखें तो पूरे जिले में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। एक मसीहा बनकर शुरू से ही लोगों के बीच आते रहे और लोगों की हर दुख सुख में खड़ा होते रहे। ऐसे ही एक मानवता के परिचय देने वाले इंसान के आज अवतरण दिवस है, और उस अवतरण दिवस में अपने अवतरण दिवस को ना मनाते हुए अपने स्वयं के खर्चे से फिर एक बार लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर की सुविधा कराएं। इससे पहले भी प्रथम सेंटर उन्होंने बेमेतरा जिला मुख्यालय में बनाया गया था। सेकंड सेंटर का आप अपने निज निवास नेवनारा में फिर स्थापित कराएं। आइए उनसे पूछते हैं, अपना जन्मदिन ना मनाते हुए फिर एक बार आम लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया कराने में उनको कैसा लग रहा है, और ये कैसे सोचते हैं कि ये लोगों के प्रति इनके मन में क्या भाव आता है। जन्मदिन तो हर साल मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी फैला हुआ है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको आगे आना होगा, हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा। इसी भावना को रखते हुए मैं लगातार जनसेवा कर रहा हूँ। और आज पहले भी मैं बेमेतरा में एक सेंटर की शुरुआत किया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर मीटर और मास्क और सैनिटाइजर जैसे चीज़ों का हम लोग वितरण करते हैं। उसके अलावा बेरला ब्लॉक जो 2 लाख की यहाँ आबादी है, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ लचर है। आज 11 बेड का हॉस्पिटल है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे तब जाकर और यहाँ हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई। अन्यथा यहाँ आसपास स्वास्थ्य की स्थिति बहुत सुविधाजनक नहीं है, बहुत चिंताजनक है। उसको देखते हुए फिर से आज हम लोग अपने गिरिग्राम में मैं एक नया सेंटर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें इस तरह से जो चीज़ें हैं उसको हम लोग निःशुल्क वितरण करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य में सुविधा मिले। यहाँ के ग्राम सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, और आइए उनसे भी पूछते हैं कि योगेश तिवारी जी द्वारा गाँव में जो ग्रामीण है उनके लिए क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं। भैया जी तो गांव को सैनिटाइज करवाए ही कोरोना काल में, स्वास्थ्य परीक्षण करवा करके दवाई का वितरण किया, मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया, और जब ज़रूरत पड़ता है भैया हम गांव वालों को, गरीबों के लिए जो आवास योजना के लिए भी आवाज़ उठाए, घर घर जा कर के उस समय भी क्षतिपूर्ति जैसे मिलना चाहिए करके उसके लिए भी घर घर जा कर के देखे थे। और अभी भी जब भी कभी भी फ़ोन करते हैं तो भैया जी सामने आके खड़ा हो जाता है, कोई भी दुख सुख का काम होता है। जी देख रहे हैं, शुरू से ही मानवता का परिचय देते हुए आम लोगों के लिए मसीहा बनकर जिले में आए हुए हैं और लोगों की हमेशा से मदद कर रहे हैं। प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वहीं सरगुजा में यास तूफान का असर अब देखने को मिलने लगा है। जिले में लगातार तेज हवाओं के बाद बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भर चुका है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो जिले में यास तूफान का असर दिखाई देने लगा है। जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यास तूफान का असर सरगुजा संभाग में भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले 24 घंटों में बारिश रह कर बारिश हो रही है। सूरज देखने को भी नहीं मिला है और हम इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से बारिश और तेज़ हवाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों पे नुकसान किया है। आइए आप देख सकते हैं कि ये मकान जो पूरी तरीके से ढह चुका है बारिश की वजह से, और आसपास
धूप नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में पानी गिर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ छप्पर थे जो उड़ चुके हैं और इस तूफ़ान से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त है, चारों ओर पानी ही पानी गिरा है। अभी इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण पे निकले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर पानी लबालब भरे हुए थे, कीचड़ से लबालब था और अभी फ़िलहाल सामान्य जनजीवन नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और यास तूफ़ान का असर उतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी सामान्य की से थोड़ा अधिक था। मैं गोल्डी गजूरिया, प्राइम न्यूज़ से। बलरामपुर के बघीमा ढाबे से फरार नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि फरार नक्सली अनिल यादव झारखंड से आकर यहां रुका हुआ था। वहीं मुखबिर से सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। हथियार होने की संभावना को देखते हुए ढाबे की तलाशी ली गई। ढाबे की तलाशी के दौरान ढाबा मालिक रविंद्र शर्मा के कब्जे से एक लोहे की खुखरी, एक लोहे की तलवार, एक एयरगन के साथ कुल 6102 कीमती शराब जब्त की गई है और ढाबा संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्षेत्र के बघीमा में एक ढाबा में आया हुआ है। मुखबिर से सूचना प्राप्ति पर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने अपने स्टाफ के साथ जाकर के घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके पश्चात क्योंकि यह नक्सल प्रकरण था, वहाँ पास ढाबे की तलाशी ली गई, जिस पे शराब और हथियार प्राप्त हुआ है, जिसे जब्ती कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। रांची में नामकुम थाना क्षेत्र में आसपास के रहने वाले हैं और प्रथम दृष्टया रविंद्र शर्मा के द्वारा आरोपी अनिल यादव को संरक्षण दिया जा रहा था, संश्रय दिया जा रहा था, जो उसका उल्लेख करते हुए अपराध कायम किया गया है। वहीं खबर अब कोरिया से है, जहां कोरोना वायरस के बीच कुछ दिन पहले बस्तर और सुकमा जिले में फायरिंग और गोलाबारी की खबर सामने आई थी। इस घटना में लगभग 2 ग्रामीण घायल हुए थे और 3 आदिवासियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पदाधिकारियों और जिला सदस्यों ने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंका। जिला सदस्यों और पदाधिकारियों का यहां पर पुतला फूंका गया है। सुकमा और बस्तर में गोलाबारी हुई थी, उसके बाद ये प्रदर्शन किया गया है। घटना में 2 घायल हुए थे और 3 की मौत हो गई थी। गिर गांव में जो सीआरपीएफ का जो कैंप था, उसका जो संवैधानिक विरोध वहाँ के जो ग्रामीण हैं, आदिवासी जो लोग, उन लोगों ने संवैधानिक ढंग से कर रहा था। उसी बीच जो पुलिस है, वहाँ पुलिस के द्वारा जो फायरिंग गोली चलाई गई, जिसके और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे 3 जो आदिवासी हैं वो मारे गए और जो बच्चे थे उसमें उनको भी चोट आई। इस 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना को लगभग सप्ताह भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ के संवेदनशील जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी जो कहते हैं माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने अभी तक उस घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया है, न ही उस पर कोई कार्रवाई की गई है। हम चाहते हैं कि जो बस्तर का जो खूनी खेल है वो बंद होना चाहिए, जो कई सालों से चल रही है, उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि नई सरकार से लोगों को उम्मीद था कि कुछ नया होगा। कमरोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस पे अगर न्याय नहीं मिला आदिवासियों भाई को, तो आगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या करेगी, इस पे जरा बताइए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव तक जाने का काम करेगी और लोगों को बताने का काम करेगी। और अगर इस पर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है तो कोरोना काल के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा और समाज में ये मैसेज बताना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की जो सरकार है, जिसका दोहरा चेहरा है, जिन्होंने आदिवासियों के जो अधिकारों को, चाहे 5वीं अनुसूची क्षेत्र का मामला हो या पेशा कानून हो या फिर वनाधिकार हो, इसको अक्षरशः पालन करने का अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने उल्लेख किया था कि हम अक्षरशः पालन करेंगे और आदिवासी समाज का उनको समर्थन भी मिला। लेकिन उसके बदले में क्या मिला कि आदिवासियों का हत्या इस तरह का हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। बस्तर के कई
जो गांव है, जो वीरान पड़ी हुई है। जांजगीर के माल खरौदा में संचालित कोविड अस्पताल का सामान गायब हो चुका है। 60 कोविड बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल से गायब हो गए हैं। वहीं जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि अस्पताल से कोविड का सामान ही गायब हो चुका है। बेड और सिलेंडर पूरी तरह से नदारद हैं। कलेक्टर के पास जब इसकी सूचना पहुंची तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। स्कूलों की शिक्षा ऑनलाइन कक्षाओं पर चल रही है और इसके बावजूद भी बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 1 जून से परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा ऑनलाइन ली जाने वाली है और इसके लिए उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था भी छात्रों को खुद से करने का आदेश दिया गया है। वहीं अटल बिहारी विश्वविद्यालय छात्रों से फीस भी वसूल रहा है और इसी को लेकर NSUI नाराज नजर आ रही है। NSUI की टीम ने अटल बिहारी विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। हमारे पास अभी ये मिस्टर रंजीत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय छात्र और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया पे ये दाखिल हुए थे, अपना ज्ञापन दे गए हैं। उनका केवल यही कहना था कोरोना संकट में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। विशेषकर तो फीस ली गई है, उसमें कटौती की बात कर रहे थे, विलंब शुल्क लिया गया वो ठीक नहीं लिया गया। ऐसे उनकी 3-4 मांगे उन्होंने दी हैं। हम लोग इसका परीक्षण कराएंगे। परीक्षण करा करके छात्र हित में जो भी निर्णय होगा वो विश्वविद्यालय लेगा। ये हम लोगों ने छात्र हित में लेकर 5 मांगे लेके आए थे। 4 मांगे जो कोरोना काल में देखते हुए कि जिन छात्रों से 1700-1800 रुपये एग्जाम फीस के नाम पर वसूला गया उन छात्रों को कम से कम 50% फीस वापस कर देनी चाहिए। क्योंकि इस कोरोना काल में छात्रों को परीक्षा कॉपियाँ खुद ही खरीदनी पड़ रही, बनवानी पड़ रही। दूसरी मांग ये थी कि MP और UP जैसे राज्यों में जिस तरीके से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया, अगर फाइनल ईयर के छात्रों से एग्जाम लिया गया है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा के छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ इस विश्वविद्यालय में भी ऐसा करने चाहिए। एक मांग हम लोगों की थी कि इस कोरोना काल में भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय लेट फीस के नाम पर 500 से 200 रुपये वसूली है छात्रों से, जो किसी भी तरह का औचित्य नहीं है। इसलिए उन छात्रों को फीस वापस करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। धमतरी के कुरुद में 23 मई को एक शिक्षक दंपति की बेरहमी से मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया था, लेकिन घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। वहीं हत्याकांड को लेकर चल रही जांच की समीक्षा करने के लिए रायपुर रेंज के IG आनंद छाबड़ा कुरुद पहुंचे, जहां बैठक लेकर अब तक की जांच की गई और बारीकी के साथ समीक्षा भी की गई। इस दौरान IG ने धमतरी SP, ASP और पूरी जांच टीम को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं IG आनंद छाबड़ा ने कहा कि जांच अभी चल रही है और आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। अभी बीते दिनों एक डबल मर्डर हुआ है जी, तो उसी की बेसिकली समीक्षा करने आए थे कि टीम मेंबर्स क्या काम कर रहे हैं। SP साहब भी हैं साथ, इनके एडिशनल SP हैं, पूरी टीम है। तो टीम बनाकर क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ली गई, प्रोग्रेस में आगे इनके पास कुछ क्लूज़ हैं उन पर काम करने के लिए जनरल एक समीक्षा बैठक थी कि ये मामले को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। टू अर्ली, ये इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हैं जी, लेकिन नहीं है। बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि लगातार टीमें लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं और SP साहब के निर्देशन में मुझे उम्मीद है कि जल्दी मामले का पटाक्षेप हो। सरगुजा में लॉकडाउन में थोड़ी ढील है और जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आदेश जारी करते हुए जिले में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं सभी दुकानों पर मास्क रखना अनिवार्य होगा और निःशुल्क वितरण भी करना होगा। सभी दुकानों पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य है। शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, स्कूल, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर अभी भी बंद रहेंगे, इनको खोला नहीं जाना है। कोरिया के बैकुंठपुर के झुमका बांध में एक युवती का शरीर बांध के पानी में किनारे पर तैरता हुआ देखा गया है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला को मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। आपको बताएं कि युवती को बाहर निकाला गया और वहीं पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस की चारों तरफ अब तारीफ हो रही है। 11:30 बजे एक ज्ञात नंबर से फोन आया कि एक लड़की जो है झुमका बांध के पास रेस्ट हाउस जो है वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई है पानी में। की सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। तस्दीक करने पर पाया गया कि लड़की जो है वो आग झपका रही है, पलक झपका रही है और हाथ की उंगलियां चला रही है, जो तत्काल लड़की को उठा करके शासकीय अस्पताल लाया गया। जो लड़की अभी जीवित है और कुछ बोल पाने में सक्षम नहीं है, डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया है, जो जिंदगी शायद बच जाए लड़की की। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।